ज़ैनब की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। शहर से डॉक्टर को बुलवाया गया। उसने चेकअप करने के बाद बताया कि इसको टाइफाइड की शिकायत है। मुकम्मल सेहतयाब होने में 2 माह लगेंगे। शादी की तैयारियां चौके आखिरी मराहल में थीं, इसलिए मीर जफर अली ने फैसला किया कि तैमूर और सुंदस की शादी में ताखीर नहीं की जाए। ज़ैनब की रुखसती वो इसकी सेहतयाबी के बाद करवा लेंगे। सुंदस ने अपने बाप भाइयों की लाज तो रख ली थी, मगर अपने दिल की दुनिया बर्बाद कर ली थी। बाबा साईं के फैसले पर उसने चुपचाप सर झुका लिया था। तैमूर गजीनी पूरी शान शौकत से सुंदस को ब्याहने आया था। मीर जफर ने भरपूर तरीके से उसका इस्तकबाल किया था। रुखसती के वक्त सुंदस मेहरबानों से लिपट कर बिलक बिलक कर रोई। मेहरबानों भी उसके दिल के टूटने और ख्वाबों के बिखरने पर बहुत अफसुर्दा थीं, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगर उस मौका पर कोई खुश था तो वो फायजा थी, जो मुतमईन थी कि अगर सुंदस की शादी उसके भाई से नहीं हुई तो असद शाह से भी नहीं हो सकी। असद शाह की वजाहत उसकी दौलत पर भारी थी। उस पर मन चाहा महबूब सुंदस अगर उसकी दुल्हन बनती तो फायजा से बहुत ऊपर चली जाती। ज़ैनब के निकाह में वो सुंदस और असद शाह की आंखों में चाहत के रंग देख चुकी थी। असद शाह की निगाहों में सुंदस के लिए वारफ्तगी और दीवानगी फायजा को जला कर रख गई थी। वो हरगिज ये नहीं चाहती थी इन दोनों के दिल की ख्वाहिश पूरी हो। असद शाह का रुतबा कितना ऊंचा था ये पूरा गांव जानता था। सुंदस उसकी मनचाही दुल्हन बन जाती तो फायजा जिंदगी भर उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। सुंदस रुखसत होने के बाद गजीनी हाउस पहुंच चुकी थी और तैमूर गजीनी के शानदार कमरे में उसकी दुल्हन बनाकर बिठा दी गई। कमरे की सेटिंग से लेकर सेज की सजावट तक उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी, ना ही किसी की आमद का इंतजार था। समीना और रुखसाना उसे जिस पोजीशन में बिठा छोड़ गई थी वो अब तक उसी तरह बैठी हुई थी। सर झुकाए वो सिर्फ असद शाह की याद में आंसू बहा रही थी, जिसने आखिरी बार उसे देखने के हक से भी महरूम रखा था। शादी के हर तकरीब में उसकी निगाहें असद शाह को ही तलाशती रही थीं, मगर वो कहीं नहीं था। उसकी लाताल्लुकी सुंदस के दिल को चीर रही थी। अस्सलामु अलैकुम। तैमूर गजीनी धीरे से दस्तक देकर अंदर आ गया। वो उसके पहलू में बैठ गया, फिर हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट पलट दिया। आज तो लगता है चांद आसमान से उतरकर मेरे बेड पर विराजमान है। तैमूर गजीनी ने नरमी से उसकी ठोड़ी को छुआ। सुंदस के मन में कोई हलचल नहीं मची। उसके जज्बात बर्फ की तरह सर्द थे। सुंदस, मैं आज इतना खुश हूं कि अपनी खुशी शायद लफ्जों में बयान भी ना कर सकूं। तुम्हें पाने की दुआएं मैंने वहां लंदन में भी सुबह शाम मांगी थी। मेरे रब ने मेरी दुआएं रायगा नहीं होने दी, और देखो आज तुम मुकम्मल मेरी दस्तरस में हो। सुंदस ने एक बार फिर नजर उठाकर उसके खुशी से झिलमिलाते चेहरे की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। तैमूर गजीनी की जसारतें बढ़ती गईं। वो मखमूर सी आवाज में रात भर उसकी समात में अपनी बेपाया खुशी, उसके हुस्न के कसीदे और शौक जुमले उंडेलते रहा, मगर सुंदस के होंठों पर पड़े कुफल ना टूटे। वो बेबस सी आंसू बहाती रही और असद शाह की जुदाई का गम हमेशा के लिए उसकी जिंदगी पर तारी हो गया। बिलाखिर तैमूर थककर चंद लम्हों में ही नींद की आगोश में चला गया और सुंदस घुटनों में मुंह छुपाए सिसकती रही। छोटे शाह जी, संभाले खुद को, यहाँ आप नशे में धुत होकर खुद को बर्बाद कर रहे हैं और वहां तैमूर गजीनी और बड़ी हवेली वाले जश्न मना रहे हैं। कब तक आप सोग मनाएंगे? इस तरह खुद को साइड पर कर लेना आपकी शान के खिलाफ है। अली गुल, जो उसका सबसे मुंह चढ़ा मुलाजिम था, मुसलसल उसे भड़काने में मसरूफ था। कुछ अरसा पहले गांव के हारी की लड़की को खेतों में तन्हा पाकर उसने दस्त दराजी की कोशिश की थी। इसी लम्हे तैमूर गजीनी का वहां से गुजर हुआ और उसने मौका पर ही अली गुल को रंगे हाथों पकड़ भी लिया और उसकी अच्छी खासी मरम्मत करने के साथ हैदर अली तक शिकायत भी पहुंचा दी। इस दिन तैमूर गजीनी और उसके बाद असद शाह के हाथों होने वाली जिल्लत ने उसके दिल में तैमूर गजीनी के लिए नफरत भर दी थी। सुंदस का रिश्ता तैमूर गजीनी को दे दिया गया है, ये खबर असद शाह को बहुत देर से मिली थी। हैदर अली शाह के जरिए रिश्ते की बात मीर जफर के कान तक पहुंचाकर वो मुतमईन बैठा था।
اس کو اپنے خاندانی وقار اور اپنی وجاہت پر اتنا ضم تھا کہ میر ظفر اسے رشتہ نہ دیں یہ جیسے کوئی ناممکن بات ہو، مگر اب اس اچانک ملنے والی اطلاع پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ لیکن زینب میر پرویز کے نکاح میں تھی، یہ بات بھول کر وہ لوگ میر ظفر یا ان کے خاندان سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتے تھے۔ اس شادی میں شرازیوں کو شرکت تو کرنی پڑی، مگر اسد شاہ نے مکمل بائیکاٹ کیا تھا۔ ملک سے باہر ہونے کا بہانہ کر کے وہ پچھلے 15 دن سے اپنے فارم ہاؤس پر نشے میں ڈوبا پڑا تھا۔ جس رات سندس کا نکاح ہوا تھا وہ بی بی جان سے لپٹ کر رو پڑا تھا۔ 6 فٹ کا کڑیل جوان ہو کر جب وہ بچوں کی طرح بلک رہا تھا، اس گھڑی بی بی جان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ حیدر شاہ مٹھیاں بھینچے ضبط کے جن مراحل سے گزر رہے تھے یہ وہی جانتے تھے، کیونکہ اسد شاہ کی کوئی ایسی خواہش نہیں تھی جو انہوں نے سنتے ہی پوری نہ کی ہو، مگر اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے میں وہ ناکام ہو گئے تھے۔ یہ ملال انہیں نڈھال کر رہا تھا۔ اس لمحے اسد شاہ کی اس حالت نے ان کے دل میں میروں کے لیے نفرت ہی نفرت بھر دی تھی۔ اسد شاہ نے سندس کو دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا۔ اسے جدائی شاہ کو موت سے بدتر اذیت دے رہی تھی۔ محبت ہونے سے لے کر بچھڑنے تک کا سفر اس نے بڑی تیزی سے کیا تھا، وہ بھی تب جب سندس کی محبت اس کے دل سے گزر کر روح میں سرایت کر چکی تھی، جب سندس سے چند دن کی دوری بھی اس کے لیے سہانے روح تھی۔ ان حالات میں بس ایک ہی چیز ایسی تھی جو اسے چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح ان سب سوچوں سے غافل کر دیتی تھی جس کا استعمال ان دنوں وہ کثرت سے کر رہا تھا۔ شاہ کو نہ دن کا ہوش تھا نہ رات کی خبر۔ یہ خیال ہی اسے مارے ڈال رہا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اس سوچ سے ہونے والی تکلیف کی شدت اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس پر احساس شکست نے اسے پاگل کر دیا تھا کہ میروں نے اس کے رشتے پر تیمور غزنی کو ترجیح دی تھی۔ تیش کے عالم میں اس نے شیشے کی ٹیبل اٹھا کر پلٹ دی۔ علی گل دور کھڑا تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے جلدی سے بڑھ کر کانچ کے ٹکڑے سمیٹے، مبادا اسد شاہ غصے اور نشے میں خود کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا لے، مگر وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے پھر سے غافل ہو چکا تھا۔ طویل بیماری سے گزر کر زینب صحت یاب ہو چکی تھی۔ میر ظفر علی نے شادی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ میر پرویز کی بری منانے کی ذمہ داریاں تنہا مہربانوں پر تھی۔ وہ بیچاری بچوں اور بازار کے چکروں میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ فائزہ سے تو کسی بھی قسم کے تعاون کی امید نہیں تھی۔ سندس بھی ان دنوں میکے آئی ہوئی تھی، مگر وہ پریگننٹ ہونے کی وجہ سے کسی بھی کام میں حصہ نہیں لے سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ دنیا داری کے جھمیلوں سے دور اپنی ہی ذات میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اسد شاہ کی محبت کے سحر میں بیتے چند لمحات تیمور غزنی جیسے چاہنے والے بھرپور ملنسار اور خوش مزاج شوہر کا ساتھ پا کر بھی بھول نہیں سکی تھی۔ مہربانوں اس کی ظاہری اور باطنی دونوں حالتوں سے واقف تھیں، اس لیے جان بوجھ کر وہ اسے کسی بھی کام کے لیے نہیں کہتی تھیں اور سارا بوجھ خود ہی اٹھا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ زینب کے لیے خریدے ہوئے کپڑے اور جیولری، اس کے سامنے پھیلائے کپڑوں کے رنگ اور جیولری کے بابت استفسار کر رہی تھیں۔ سندس ان کی باتوں کے جواب میں بس ہوں ہاں سے کام لے رہی تھی، جب اچانک باہر اٹھنے والے شور پر دونوں ہی چونک گئیں۔ تبھی ملازمہ بدحواس سی دروازہ کھولے اندر چلی آئی۔ مہرو بی بی، قیامت ٹوٹ پڑی ہے، تیمور سائیں سے شہرازیوں کے بندے کا قتل ہو گیا۔ ملازمہ کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ بطول، یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ مہربانوں نے اٹھ کر اسے جھنجھوڑا، جبکہ سندس کے ہاتھ سے زینب کا جھمکا ٹوٹ کر زمین پر گر چکا تھا۔ بی بی، میں بکواس نہیں کر رہی، پورے گاؤں میں شور مچ رہا ہے، بڑے میر سائیں بھی زمینوں پر گئے ہیں، سنا ہے زمینوں پر تیمور سائیں اور مہروز شیرازی کا جھگڑا ہوا تھا اور مشتعل ہو کر تیمور سائیں نے گولی چلا دی۔ بطول نے سہم کر پوری تفصیل ایک ہی سانس میں مہربانوں کے گوش گزار کر دی۔ یا اللہ، ہماری مدد فرما، تیمور کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ مہربانوں سر تھامے صوفے پر ڈھہ سی گئیں، انہیں آنے والے وقت کی فکر لگ گئی تھی۔ سندس دم سادے بیٹھی تھی۔ مہربانوں نے نظر اٹھا کر اس کے سپاٹ چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کا سر تھپ تھپا کر معاملے کی نوعیت جاننے کے لیے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ شاہ سائیں، غضب ہو گیا، تیمور غزنی کی جرت دیکھیں، اس نے معمولی سی بحث پر
महरोज साईं का कत्ल कर दिया है और अब झूठ बोल रहा है कि गोली उससे गलती से चल गई थी। अली गुल ने मुकम्मल गलत बयानी से काम लेते हुए असद शाह को भड़काने की भरपूर कोशिश की। असद शाह नींद भरी आंखों से उसकी बात पूरी तवज्जो से सुन रहा था। वो महरोज के साथ कल रात ही शहर से आया था और बेखबर सो रहा था जब अली गुल ने नींद से जगाकर उसे वाक़े से आगाह किया। किसी और को इसके कमरे में कदम रखने या नींद से जगाने की इजाज़त नहीं थी, हत्ता कि बीबी जान भी उसे नींद से जगाने की गलती नहीं करती थी, मगर ये अली गुल ही था जो मुंह चढ़ा होने की वजह से उसके अताब से बच जाता था। इस खबर पर असद शाह की आंखें खून छलकाने लगीं। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाल लिया था। सुंदस की यादों से छुटकारा हासिल करने के लिए उसने दिन रात खुद को मसरूफ कर लिया था। अब उसका ज्यादातर वक्त शहर में ही गुजरता था, मगर तैमूर गजीनी ने सुंदस को उसे छीन कर उसके अंदर जो लावा धकाया था उसके फटने का वक्त आ गया था। कपड़े चेंज करके वो दनदनाता हुआ जाए वकुआ पर पहुंचा था। महरोज की लाश को उसके गांव पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा था। मीर जफर अली और उनके तीनों बेटे भी वहां मौजूद थे, मगर हैदर अली शाह और उनके दोनों बेटों का रवैया इन लोगों के साथ इंतहाई सर्द था। दरार तो दोनों खानदानों में उस दिन ही पड़ गई थी जिस दिन सुंदस की शादी तैमूर से की गई थी, और इस दूरी और सर्द महरी को वो लोग बखूबी महसूस कर रहे थे, मगर नज़रअंदाज किए हुए थे क्योंकि उसके सिवा कोई चारा भी न था। लेकिन इस वाक़े ने तो उन्हें शराजियों के सामने सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। एक तरफ दामाद था तो दूसरी तरफ बरसों पुरानी दोस्ती। समझ नहीं आ रहा था कैसे इस मामले से निपटा जाए। बीबी जान ने घर से निकलने से पहले उसकी बहुत मिन्नतें की थी। उसे समझाया था कि वो जज्बात से काम ना ले, जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। महरोज की मौत उसी तरह लिखी थी। उसकी आंखों से सुर्खी छलक रही थी, मगर वो लब भींचे खामोशी से उनकी बात सुनकर निकल आया था। लेकिन वो उसे जानती थी कि इसकी खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफान छुपा है। सुंदस का रिश्ता उसे नहीं दिया गया, इस शिकस्त पर तो वो अब तक बिफरा हुआ था। अपनी शिकस्त का बदला लेने का मौका उसे अब मिल गया था। इस बात से वो बेखबर नहीं थी, वो उसकी रग रग से वाकिफ थी। महरोज की तदफीन की जा चुकी थी। मीर हवेली से पूरे खानदान ने शिरकत की थी, जबकि मसरूर गजीनी तन्हा ही शरीक हुए थे। तैमूर को मीर जफर ने कसदन रुकवा दिया था और उसने एहतजाज भी किया था। मीर साईं, जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है। मैंने महरोज शाह को जानबूझकर या झगड़े के दौरान कत्ल नहीं किया है। गोली मुझसे गलती से चली थी। उसने बेबसी से अपनी सफाई पेश की। तैमूर, हम सब जानते हैं, हमें तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। अभी मामला गर्म है। शराजियों का बंदा कत्ल हुआ है, जैसे भी हुआ, मगर वो सच्चाई से वाकिफ नहीं है। हमारे किसी दुश्मन ने यह खबर फैला दी है कि तुम्हारा और महरोज का जमीनों पर झगड़ा हुआ था और तुमने मुश्ताल होकर उसे गोली मार दी। जब तक इस बात का सुराग नहीं मिल जाता कि ये अफवाह किसने फैलाई और मामला रफा दफा नहीं हो जाता, तुम्हें थोड़ा एहतियात से काम लेना होगा। मीर जफर अली ने उसे मुदबराना अंदाज में समझाया। वो लब भींचकर खामोशी से उनकी तरफ देख रहा था। मीर जफर नजरें चुरा गए। तैमूर गजीनी जमीनों पर चक्कर लगाने के लिए निकला हुआ था। अपनी गाड़ी में बैठा वो जमीनों का जायजा ले रहा था जब शराजियों के बाग से कुछ फासले पर उसे असद शाह के कजन महरोज गाड़ी से टेक लगाए कुछ मसरूफ सा नजर आया। सलाम दुआ की नीयत से उसने गाड़ी उसके नजदीक ले जाकर रोक दी। महरोज, कब आए शहर से? सुना है असद शाह के साथ तुम भी गए हुए थे। तैमूर ने महरोज से मुसाफा करते हुए इस्तफसार किया। कल रात ही वापस लौटे हैं। असद शाह ने फैक्ट्री खरीदी है शहर में। इसी सिलसिले में 2 दिन से शहर में ही थे। महरोज ने गन एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ते हुए तैमूर से हाथ मिलाया, फिर दोबारा गन को उलट पलट करके देखने लगा।